अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? आप क्लियरली यस स्क्रीन विजुअल दिख रही है? जैसे हम कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। यस एक्स सर। एक्सिस कह रहे कोई एक लाइन है जो 2,2 पॉइंट से पास हो रही है। जैसे मैंने मान लिया 2,2 पॉइंट यहाँ पे हुआ कुछ, देखो यस एक्स एक्सिस सर। का 2 और वाई एक्सिस का 2 कुछ यहाँ पे हो रहा, ऐसे मैं अंदाजे से ले लिया। तो कह रहे कोई एक लाइन है 2,2 से पास होती हुई जा रही है, ऐसे करके मैंने कोई लाइन बना दी। सही है। फिर कह रहे हैं एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। कह रहे हैं जो उसका इंटरसेप्ट्स है ना, जो उसके इंटरसेप्ट्स है कटिंग इंटरसेप्ट्स, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। कह रहा है इन इसका इसका सम दिया हुआ है हमें 9। जैसे ये हमारा ए हो गया, हम एक्स वाले को ए मानते हैं और वाई का जो इंटरसेप्ट होता है उसको बी मानते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ये गिवन है। समझे? इतना कह रहा है क्वेश्चन में। अब हमें कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखा दो। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें? मुझे पता है जब भी मेरी इंटरसेप्ट्स की बात हो रही होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। मैंने आपको ये बात क्वेश्चन 12 में भी बताई थी कि जब भी मुझे इंटरसेप्ट्स की बात हो रही होती है ना, तो हमेशा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लेता हूँ, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना जो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स होता है ना उसको ए लेते हैं, जो इंटरसेप्ट ऑफ वाई होता है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस, उसको हमेशा बी लेते हैं। ठीक है, एक्स के नीचे ये वाला ए आता है और वाई के नीचे ये वाला बी आता है। तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब मुझे अगर ए और बी की वैल्यू मिल जाए ना, तब थोड़ा मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने ये सोचा, मैंने देखा ए और बी की वैल्यू भी कैसे निकाल सकता हूँ मैं। मैंने देखा मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन गिवन है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 गिवन है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दूँ या बी की वैल्यू निकाल दूँ, ऐसे बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए ऐसे निकाल सकता हूँ ना। बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए मैंने ये निकाल दी वैल्यू। अब इस बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए को यहाँ डालेंगे तो थोड़ा मुझे लग रहा है, मतलब इजी इजी सा लग रहा है मुझे कि हो जाएगा ऐसा। करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाली क्वेश्चन एक्स बाय ए प्लस वाई अपॉन में 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे ए ही लिखे रहने देता और यहाँ पे बी ही लिखे रहने देता तो मेरा कुछ आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल हो जाते हैं ना, ए भी हो जाता है बी भी हो जाता है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको कम से कम वेरिएबल में लाना होता है। तो मैं इसको 9 माइनस ए कर दिया मैंने बी की जगह, तो थोड़ा कम वेरिएबल में आ गया ना, ये वेरिएबल ए ही चल रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने सोचा इसका थोड़ा अगर मैं एलसीएम ले लूं तो हो सकता है कुछ आगे सॉल्व हो जाए, करके देखते हैं। इसको मैंने एलसीएम लिया, जैसे ए इंटू में 9 माइनस ए, ये एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इंटू में 9 माइनस ए प्लस वाई इंटू में ए इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को इधर ले जाता हूँ, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में 9 माइनस ए ऐसे कैसे ही प्लस वाई ए ऐसे कैसे इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में 9 माइनस ए। तो मैंने कहा अभी मेरा कुछ आया तो है नहीं, और जो ये मेरी गाइस इक्वेशन चल रही है, मैंने दिमाग से सोचा, मैंने कहा जो ये मेरी इक्वेशन चल रही है इस लाइन की इक्वेशन चल रही है, इस लाइन की इक्वेशन चल रही है ना, तो जो मैं ये फाइनल अभी इक्वेशन आ गई है ये वाली, ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन आई है। ठीक है, जो ये रेड वाली लाइन जा रही है इसी की तो इक्वेशन आई है, इसी का यूज करके मैंने ये सब बनाया। तो मैंने देखा अगर इस लाइन की इक्वेशन ये है और ये पॉइंट भी दिया मुझे 2,2, इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, तो ये मेरा 2,2 अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, एक्स की जगह 2 डाल दूंगा और वाई की जगह 2 डाल दूंगा, तो मेरा कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन 12 में किया। वरना ऐसे ऐसे तो मेरी ए की वैल्यू कुछ आई नहीं थी। मैं इसका पासिंग पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, एक्स की जगह और वाई की जगह, तो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 2। हम क्वेश्चन को ना बस थोड़ा सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू डालते हैं एक्स और वाई की जगह, ताकि मेरी ए और ए की वैल्यू, या यहाँ पे अगर बी होता तो बी की वैल्यू आ जाती, वैल्यूज निकालने के लिए। ओके, तो एक्स की जगह 2 डालता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू में 9 माइनस ए प्लस वाई, वाई की जगह पे 2 डालेंगे, 2 इंटू में ए इज इक्वल टू ए की जगह तो ए ही रहेगा, देन 9 माइनस ए ऐसे कैसे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 9 माइनस ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9a माइनस का ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। देन अब देखो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2, ठीक है 2 इंटू 9। सही है, ये 9 और ए में ना थोड़े कंफ्यूजन हो रही है, 9 को थोड़ा बड़े बड़े करिए, 2 इंटू 9 माइनस 2a, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए का स्क्वायर। सही है, अब मैंने देखा ये जो मेरा 2a है इससे 2a कट रहा है,
बचा क्या मेरा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। सही है, अब ये मेरी एक तरह से इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर देंगे। बचा क्या हमारा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। अब इस वाली सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9a ये प्लस का 18 सॉरी प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इस वाली सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे, इसमें और कुछ नहीं किया। अब एक तरह से मेरी इक्वेशन नहीं बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 18 है हमारा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना कांस्टेंट से, तो 1 इंटू में 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है इसके फैक्टर्स करते हैं। मेरे फैक्टर्स है 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब जो ये मेरे फैक्टर्स आते हैं इनका यूज करके मुझे मिडिल टर्म बनानी होती है। मिडिल टर्म मुझे 9a बनाना है। मैंने देखा मेरा 9a कैसे बन जाएगा, मैंने देखा 3 इंटू 2 6 होता है, 6 और 3 9 हो जाएगा, बन जाएगा। मैंने देखा इसको स्प्लिट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a, इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 9a को स्प्लिट कर दिया मैंने माइनस 9a को, माइनस 6 है माइनस 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से अब a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, a कॉमन लिया यहाँ से a माइनस 6 हो गया ये, देन यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस ऐसे वैसे 3 कॉमन लिया, बचा क्या a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो दो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे a माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू एक हमारी 3 आ गई और एक हमारी a की वैल्यू आ गई 6 है, दो a की वैल्यू आ गई। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। हमने इससे ये भी तो बनाया था b इज इक्वल टू 9 माइनस a, b इज इक्वल टू 9 माइनस a। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना, b की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी b की वैल्यू, एक b की वैल्यू आ जाएगी जब हम a इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी, एक b की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई। ठीक है, एक और b की वैल्यू निकाल दो, b इज इक्वल टू e वाला फॉर्मूला में 9 माइनस a, अब a की वैल्यू में 6 डाल रहा हूँ, सही है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो एक मेरा a आया है a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6, ये दो आए, और एक मेरा b है b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3, सही है। अब हम ये a और b की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे, इस वाली इक्वेशन को जैसे नाम दे दो a नाम दे दो, तो एक बार a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6 डाल देंगे और एक बार a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3 डाल देंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, तो डाल देते हैं। यहाँ पे लिखो पुट a इज इक्वल टू 3 कॉमा b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a, तो डालो क्या आ जाएगा x बाय a की जगह 3 कर दो प्लस y बाय b की जगह 6 कर दो इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे एलसीएम ले लिया मैंने इसका 6 एलसीएम ले लिया तो 3 2 2x हो गया, देन प्लस y इज इक्वल टू 1। आंसर क्या आ गया हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन आ गया। अब हमने फाइनल आंसर में इक्वेशन कैसे दी है, 6 को इधर लेके गए तो हम इधर भी ले जाते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी सही है। Do you think this explanation is beneficial for you, or I Yes, should explain question on my mobile board? sir, it was beneficial. It is beneficial. Explanation sufficient है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, so we shall continue. अगर आपको समझ में आ रहा है, सही लग रहा है तो इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी 100% सही है। अभी 6 को इधर ले गए हैं फाइनल बुक के आंसर में, तो हम भी ले जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सही है। तो हमारी एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, अब एक इक्वेशन यहाँ से भी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 6 कॉमा b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a, सही है। एक बार हमने ये वाली डाल दी, एक बार हमने ये वाली डाल देंगे, तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो x बाय a की जगह 6 प्लस y बाय b की जगह 3 इज इक्वल टू 1। अब इसका ऐसे ही इसका भी एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा इधर से x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 को इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 13 भी हो गया हमारा कंप्लीट, ये दोनों हमारी क्वेश्चन आ गई फाइनल। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। अब गाइस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ,
हमें क्या कह रहा है एक लाइन है जो 0,2 से पास कर रही है, तो 0,2 से इसको पास भी करा देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, 0,2 कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे होगा ना 0,2, देन यहाँ पे भी थोड़े से पॉइंट्स बना देते हैं 1 2, ओके। हमें क्या कह रहे थे, एक लाइन है जो 0,2 से पास कर रही है, तो हम ये 0,2 से पास करते हुए एक लाइन बना देते हैं ऐसे करके, ये हमारी लाइन बना दी हमने। फिर कह रहे हैं वो जो लाइन है वो 2π/3 एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होती है, मतलब ये ना डायरेक्शन बताई होती है, ये चीज मैंने आपको गैस पहले भी बताई है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड होती है ना, और नेगेटिव एक्स एक्सिस इस साइड होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस इस साइड होती है, सबको पता है बात। अब हमें डायरेक्शन बताई है कि इस साइड 2π/3 एंगल बन रहा है, इस लाइन के इस साइड 2π/3, मतलब हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 2π/3, ठीक है। अगर हमें कहते हैं कि विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम देखते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस इस साइड होती है ना, तो हमारा ये वाला एंगल बनता है, ये वाला, क्योंकि इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ओके। तो छोटी छोटी बातों को ना समझा करो। अब हमें ये एंगल भी दिया हुआ है और ये पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम इसका निकाल देंगे इक्वेशन। हमें तो आती है ना, जब हमें पासिंग पॉइंट दिया होता है और स्लोप दिया होता है, तो हम अपना गॉडफादर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, y - y1 = m x - x1। एक तरह से हमें स्लोप दिया ही तो है, ये हमें एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल, इसको हम tan कर देंगे, हमें हमारा जो ये वाला एंगल है इसका tan 2π/3 निकाल देंगे ना, तो हमारा स्लोप निकल जाएगा इस लाइन का, सही है। तो करते हैं, निकालते हैं इसका स्लोप लाइन का, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप ही निकालेंगे, तो क्या आएगा, m = tan 2π/3, ये है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का कुछ नाम दे दो जो आपका मन करे वो दे दो, लाइन L दे दो, स्लोप ऑफ लाइन L, ओके। तो tan 2π/3 इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, m = अब देखो हमें पता है पाई की वैल्यू ना 180 होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना, सबको पता है बात। तो यहाँ पे 180 डिग्री डाल देते हैं, इसको कट कर देंगे, देखते हैं क्या बन जाता है, उसकी वैल्यू निकाल देंगे फिर। tan × 180 डिग्री, पाई दिया उसमें, बस मैंने 180 डिग्री लिखा है अपॉन में 3, अब इसको काट दो जो जो कट रहा है, देन 3 6 60 हो जाएगा, कितना आ गया हमारा, tan 120 = tan 120 आ गया, tan 120 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, tan 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 + 30, 90 + 30 120 होता है, तब आप तो अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, tan 90 + थीटा = क्या होता है, होता तो cot थीटा है, मतलब cot 30 डिग्री, और नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, नेगेटिव का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा 90 + 30 होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हमारा 90 डिग्री तो ये होता है, सबको पता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में हमें प्लस करना है, प्लस कुछ हमें कुछ एंगल प्लस करना है, 90 डिग्री में कुछ एंगल प्लस कर रहे हैं ना, तो हमारा 90 डिग्री में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो मतलब ये जो हमारा एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, इस चीज सबको पता है, इसे मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और ये तो सबको फॉर्मूला पता है, tan 90 + थीटा = cot थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे 30 है तो मैंने 30 रख दिया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, cot 30 होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो cot 30 का जाएगा खाली √3, और यहाँ पे 80% लग जाएगा, तो ये हमारा स्लोप आ गया, m = कितना आ गया हमारा, m = -√3, तो हमारा स्लोप निकल गया। हमें पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट क्या है 0,2, इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ ना, ये 0,2, तो हम अपने गॉडफादर फॉर्मूला में डाल देंगे, तो डाल दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, y - y1 = m x - x1, क्या आ जाएगा हमारा, m की जगह डालो -√3, x - x1, x1 क्या ले लो, 0, जो हमारा x1 है 0 हो गया ना, पासिंग पॉइंट जो हमारा ये है x1 y1, मैं वैसे डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, आपको मैं बताने के लिए ना ऐसे लिख देता हूँ, आप भी डायरेक्ट ही कर लिया, ये x1 है, ये y1 है, तो कर दो इसको सॉल्व, x1 क्या हमारा 0 और y1 क्या है, y - y1, y1 हमारा 2, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, y - 2 = -√3x, इस √3x को इस साइड ले जाते हैं, फिर प्लस का x हो जाएगा ना, √3x प्लस का y - 2 = 0, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सही है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सही है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें कह रहे थे ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, कह रहे जो हमने एक लाइन बनाई है ना ये वाली, इसके एक पैरेलल लाइन जा रही है, कह रहे इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल दो, ये कह रहे हैं ना, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो हमारी लाइन है ना इसके एक पैरेलल कोई लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए कह रहे हैं एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब देखो हमें कह रहे हैं इसके ना पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, जैसे यहाँ पे 1 2 -1 -2, हमें कह रहे हैं जो हमारी लाइन है ना इसके पैरेलल वो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, कह रहे हैं ना डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स डिस्टेंस, तो ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स डिस्टेंस तो ये वाला हुआ ना, तो इससे पास करते हैं पैरेलल लाइन बना देते हैं इसकी,
तो अब हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसको लाइन एम कह लो चाहे। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एम। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैंने देखा जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इस पॉइंट को ऐसे नहीं लिख सकता, 0, -2 लिख सकता हूँ ना। ये वाला पॉइंट को मैं 0, -2 लिख देता हूँ, ये वाले पॉइंट को। तो मेरे को क्या पता लग गया, इस लाइन का पासिंग पॉइंट पता लग गया, इस लाइन का पासिंग पॉइंट तो पता लग गया मुझे। तो मैं स्लोप, ये जो हमारा गॉडफादर फॉर्मूला है, इसमें मैं पासिंग पॉइंट तो डाल दूंगा x1 y1 के लिए, क्योंकि मुझे जब भी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो मेरे को सबसे पहले गॉडफादर फॉर्मूला की याद आती है, मैंने आपको बताया। तो देखो y - y1 = m x - x1। इसमें x1 और y1 की जगह तो मैं ये वाला पॉइंट डाल दूंगा। मैंने कहा चलो ये तो ठीक हो गया। मैंने स्लोप क्या डालूं इसका, इसका स्लोप भी तो हुआ यार, मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए। अब स्लोप क्या आएगा, अब हमारी जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में सारे बेसिक्स पढ़े थे ना, वो यहाँ पे काम आएंगे। जब भी हमारे दो लाइन पैरेलल होती है, याद करो, जब भी हमारी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। जैसे इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, इफ इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, देन m1 = m2 होता है हमेशा, याद रख लो ये। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों के स्लोप्स भी तो इक्वल होंगे। देखो ना, खुद सोचो, जैसे एक लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, उसका स्लोप है जैसे मान लो 2। अब ऐसे एक लाइन ऐसे ही तो जा रही है बिल्कुल, इसके लाइन अगर मैं कोई पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये भी तो बिल्कुल ऐसे जा रही है, सेम उसकी जितनी ही झुकी हुई है, जितनी ये झुकी हुई है उतनी ही ये झुकी हुई है, सेम इसके जैसी तो है ये लाइन, तो इसका भी स्लोप कोई होगा। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना। तो जो मेरी इस लाइन का स्लोप आया था वही इस लाइन का स्लोप होगा। स्लोप इस लाइन का हमारा क्या था, m = -√3, तो यहाँ भी हमारा स्लोप m = -√3 होगा। तो यहाँ पर लिखो m = -√3 है, एंड x1 y1 क्या है हमारा, x1, y1 = है 0, -2, ये वाला पॉइंट पासिंग पॉइंट जो होता है हमारा 0, -2। तो डाल दो इसमें, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। y - y1 y1 की वैल्यूज डाल दो ना, y - y1 क्या है हमारा -2 m की जगह डालना -√3, देन x - x1 क्या है हमारा 0 ही है, क्या देगा y + 2 = -√3, x - 0 तो x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिख देते हैं बस। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, इस √3x को इस साइड ले जाओ, तो √3x + y + 2 = 0। तो ये हमारी पैरेलल वाली लाइन आ गई, पैरेलल लाइन की इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। देखो गाइस, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे बनाते जाओ। सबसे पहले तुम्हारे हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको प्लॉट कर लेते हैं। -2, 9 कहां होगा, देखो ये एक्स एक्सिस में -2 ये रहा, और यहाँ पे कहीं जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, जैसे यहाँ पे कोई 9 भी आएगा तो मान लो ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा -2, 9। सही है, -2, 9 ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाइन है और कह रहा है एक ओरिजिन से ना हमने परपेंडिकुलर बनाया। कह रहे हैं वो दोनों ना इस पर, ये जो पॉइंट है इस पे जाके मीट करते हैं। जैसे देखो ना, कह रहे हैं एक लाइन है, एक लाइन बना दी है ऐसे, कह रहे हैं एक लाइन है और कह रहे हैं हमने ना एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया जो इस पॉइंट पे ना जाके मीट करते हैं, ये वाले पॉइंट पे जाके, तो हम इस पे जाके ऐसे परपेंडिकुलर बना देते हैं। समझे हो? देखो दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था हमारी एक लाइन है और कह रहा है एक परपेंडिकुलर है जो हमने ओरिजिन से बनाया। कह रहा है ये दोनों मीट करते हैं -2, 9। तो मैंने अभी इन दोनों को मीट करा दिया, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे जाके मीट करते हैं, ये कह रहा था इस क्वेश्चन में। तो इतना हमारा हो गया। अब हमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहे हैं, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कह रहे, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहे हैं, ये वाली लाइन की। मैंने सोचा यार इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए। बस आपको एक चीज मैंने बताई थी, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब भी हमारी ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा था ना किसी लाइन पे, तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्म में हमारा क्या होता था, जब भी किसी भी लाइन पे हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचते थे, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचते थे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, नॉर्मल फॉर्म वाला, ये वाली इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p। इसका यूज करके हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। ऐसे होता था ना। पर अब देखो, अगर मैं इस वाली लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इस वाली लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p। बताओ इस वाले फॉर्मूले से आ पाएगी इक्वेशन? क्योंकि मतलब क्यों नहीं आ पाएगी, मैं ऐसे तो कह रहा हूं क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखो ना हमें परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस दिया कि यहां से लेके यहां तक इस लाइन का डिस्टेंस क्या है। हमें इस वाले फॉर्मूले में ये वाला डिस्टेंस दिया होता था, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो p है। मतलब p की जगह कुछ भी हो सकता था, 5, 10, 20, 30, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस दिया होता था ये। और क्या दिया होता था हमें, ओमेगा ये वाला एंगल भी दिया होता था। तो ना हमें इधर एंगल दिया हुआ है और ना हमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, ये वाला फॉर्मूला। तो कैसे करें यार, मैंने सोचा
अब ये वाला फॉर्मूला तो क्रॉस लगा दो, ये वाला फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। अब मैंने सोचा चलो और कुछ देखते हैं। मैंने देखा, हल्का सा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये जो ये वाला पॉइंट होता है, ये 0,0 होता है, ओरिजिन जो होता है मेरा 0,0 होता है ना, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट 0,0 है और ये वाला पॉइंट हमें पता है, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। जो मेरी ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ मैं। क्योंकि मैं जब मेरे को दो पॉइंट्स मिले होते हैं तो मैं स्लोप निकाल देता हूँ ना किसी भी लाइन का, तो मैं इस लाइन का स्लोप का निकाल सकता हूँ। जैसे इस लाइन का स्लोप कुछ भी मान लो, जैसे मैं m2 मान लेता हूँ इस लाइन के स्लोप को, और इस लाइन के स्लोप को m1 मान लेता हूँ, तो मैं ये m2 जो है ये वाला स्लोप ये वाला निकाल सकता हूँ। मेरे को दो पॉइंट्स गिवन है, तो मैं सबसे पहले ये वाला काम तो करूँ कि इसका स्लोप निकाल, तो निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन। इसको कुछ नाम दे दो, जैसे ये हमारा o हो गया, इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, n दे दो, जैसे इस वाले पॉइंट को स्लोप ऑफ लाइन o n इज इक्वल टू क्या देगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लो, जैसे मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, x1 y1 और इसको x2 y2 तो डाल दो इसके बाद इस फॉर्मूला में। y2 क्या हमारा 9 माइनस 0 अपॉन में x2 क्या हमारा यहाँ पे x1 है, x2 क्या है हमारा -2 माइनस 0, तुम्हारा आंसर क्या है 9 बाय -2, 9 बाय -2 तो माइनस को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्लोप मेरा क्या है m2 इज इक्वल टू -9/2 है। ओके, तो इस लाइन का स्लोप तो मेरे को मिल गया, तो मैंने कहा ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इसके। हमने वाली चीज तो पढ़ी है ना, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, हमने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो अगर इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 होता है। कितने सारे क्वेश्चन तो हम करके आए हैं, तो हमारे पास m2 आ गया, m1 निकाल देंगे। m1 क्या देगा हमारा, वी नो m1 into m2 is equal to -1। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते थे, we know line this and line this both are perpendicular to each other। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन लिख दो, m1 into m2 is equal to -1। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है। अब इसका यूज करूँ, m2 का फॉर्मूला, m2 का ये लिखो यहाँ पे -9/2, m2 की जगह -9/2 लिख दिया मैंने, m1 की जगह m1 ही और is equal to -1। m1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, m1 is equal to माइनस से ही माइनस कैंसिल कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 9 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो 2/9 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 9/2 को मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना ऐसे करके, तो m1 की वैल्यू मेरी 2/9 आ गई। तो मेरा स्लोप तो आ गया, m1 स्लोप आ गया मेरा, और मुझे इस वाली लाइन का पासिंग पॉइंट भी पता है -2/9, तो मैं अपना गॉडफादर वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल दूंगा इस लाइन की इक्वेशन। ओके, तो यूज करते हैं, y minus y1 is equals to m x minus x1। m क्या है हमारा, m की जगह यहाँ पे m1 लिख दो, क्योंकि हमारी इस लाइन का जो स्लोप है वो m1 है ना, m1 कर दिया मैंने इसको। हमारा m1 गिवन है, m1 सॉरी हमने निकाला है 2/9, एंड पासिंग पॉइंट क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है हमारा, x1 y1 इज इक्वल टू x1 y1 मैं इसको मारूंगा, ये पासिंग पॉइंट है। अब मैंने इसको x1 y1 मान लिया, x1 और y1 किसी को भी किसी भी टाइम कुछ भी मान सकते हो। तो पासिंग पॉइंट मेरा ये -2 कॉमन है, -2 तो अब इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हमारा। y minus y1, y1 की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू m1, m1 क्या 2/9, फिर देन x minus x1, x1 क्या -2, तो डाल दो, बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करते हैं 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या देगा 9y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या देगा 2x + 4, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया ना मैंने, 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4 आ गया। अब इस वाली सारी टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या देगा 2x + 4, 9y गिरा के -9y हो जाएगा, -81 गिरा के +81 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, 2x - 9y 81 और ये 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस का 85 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 भी चल रहा है क्योंकि इस वाली सारी टर्म्स को मैं इस साइड ले जाता ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 बचा, तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कह रहे थे, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। ओके, तो क्वेश्चन 53 होगा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द लेंथ L ऑफ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेंपरेचर C। देखो इतना क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये मान लो मैंने कॉपर रॉड ले ली, ठीक है, ये कॉपर रॉड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जब हम इसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं ना तो इसका साइज भी बढ़ जाता है, मतलब इसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। ये तो इन्होंने बिल्कुल टेक्निकल बात ही करी है, क्योंकि देखो गाइस हमारा कोई भी जो मेटल होता है ना, कोई भी मेटल होता है वो किसी भी लेंथ का हो, जब हम उसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं, जब हम उसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं, टेंपरेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ अपने आप इंक्रीज हो जाती है, मतलब हल्का सा ना बढ़ जाएगा। कोई भी मेटल हो, हर एक मेटल की प्रॉपर्टी है, कोई भी मेटल हो जब हम उसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ पे मान लो हमने कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। अगर हमने मान लो यहाँ पे कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसी रॉड का, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ओके, इन्होंने बिल्कुल टेक्निकल बात ही करी है। अब लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है, लीनियर फंक्शन का मतलब है जैसे इन्होंने बोला द लेंथ L ऑफ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेंपरेचर C, मतलब कह रहे हैं जो कॉपर की इसकी जो लेंथ है ना कॉपर रॉड की L, वो लीनियर फंक्शन है C का, मतलब जब हम C बढ़ाएंगे ना तो L भी बढ़ेगा, ये कह रहे हैं।
मतलब जैसे मैंने कुछ ऐसे लीनियर फंक्शन ले लिया l इज इक्वल टू 2 प्लस सी, जैसे मैंने ये कोई लीनियर फंक्शन ले लिया, इनका लीनियर फंक्शन कहने का मतलब ये है जब हम c बढ़ाते हैं ना, c बढ़ाते हैं, c का मतलब है सेल्सियस टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ती है, तो ये चीज तो मैंने आपको समझाई है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ती है, एक तरह से क्या यही बात रहा है। इस चीज को हम लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन क्यों कह सकते हैं लीनियर फंक्शन, देखो हम इसका सेल्सियस का टेम्परेचर जैसे अभी हमने जैसे मान लो 5 रखा है यहाँ पे, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एल इज इक्वल टू 7 आ गई। जब हम सेल्सियस की जगह हम रखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी आ गई 12, एल इज इक्वल टू 12 आ गया, तो देखो बढ़ रही है ना, जब हम 5 डालते हैं सेल्सियस तो 7 आ रहा है लेंथ, जब हमने सेल्सियस को 10 डाला तो लेंथ 12 होगी, लेंथ बढ़ रही है देखो। ओके, तो ये की बात होती है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो करो छोटी छोटी चीजों में, जैसे मैं ये कहता जो कह रहा हूं वो हल्का सा लिख दो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम जब सेल्सियस बढ़ाते हैं, सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज का ना साइन गैस ऊपर की तरफ होता है, जब हम होते हैं ना डिक्रीज, तो डिक्रीज का साइन हमेशा नीचे की तरफ होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। जब हम सेल्सियस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है, इतना हमने लिख दिया जो क्वेश्चन यहाँ तक कह रहा था। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू कितना व्हेन सी इज इक्वल टू 20, कह रहा है जब हमने टेम्परेचर लिया व्हेन सी इज इक्वल टू 20 लिया हमने, देन कह रहा है जो लेंथ है ना कॉपर रोड की, कॉपर रोड की लेंथ कितनी आ रही है 124.942, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कह रहा है एंड एल इज इक्वल टू 125.134 व्हेन सी इज इक्वल टू 110, फिर कह रहा है जब हमने टेम्परेचर को 110 लिया, सी इज इक्वल टू 110 लिया, तो कह रहा है रोड की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई 125.134 हो गई, अभी 124 थी ना, अब 125.134 हो गई 134, सही है। अब हमें कह रहा है एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब ऐसी चीज कुछ हमें करने के लिए कह रहा है एल को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब यहाँ पे कुछ होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस सी ऐसे कुछ हो, देखो हमारा जो एल है वो इन टर्म्स ऑफ सी आ रहा है ना, एल में हमारा सी आ रहा है, तो मतलब हमें कुछ ऐसा लाना है कि एल इज इक्वल टू और यहाँ पे सी आए, एल इन टर्म्स ऑफ सी लाना है, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेस करेंगे हम। मैंने सोचा है कैसे करूं, मेरे को इन डिटेल्स का यूज करना है जो मुझे दी हुई है। सबसे पहले मैंने सोचा जब सी 20 है तब एल इतना आ रहा है, जब सी 110 है तब एल इतना आ रहा है, मैंने कहा क्यों ना इसको थोड़ा सा ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, उसके बाद मेरा कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को एक ना कुछ डिटेल्स ग्राफ की लगती है, तो मैंने देखा ग्राफ पे चलो इसको करके देखते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कुछ और सोचेंगे। मैंने देखा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, मैंने देखा c इज इक्वल टू 20 है, तो इसको मैं इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस को मैं c मान लूंगा, ठीक है, ये c वाली है और जो हमारी वाई एक्सिस है उसको l मान लेंगे, ठीक है। तो जब c 20 है तब l इतना है, तो मैं यहाँ पे ना c 20 ले लेता हूँ, यहाँ पे 20, तो l यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, l है हमारा 124.942, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 20,124,942, सही है ना, 20,124.942 ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, सही है। देन फिर मैंने सोचा जब सी 110 है तो एल कितना है, मैंने कहा इसको भी चलो प्लॉट कर देते हैं, जब सी हमारा यहाँ पे कुछ 110 भी होगा, जब सी हमारा 110 है तो एल हमारा कितना है, एल को यहाँ पे ले लो कुछ, यहाँ पे वैल्यू ले लो 125.134, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 110 और 125.134, ये वाला पॉइंट भी आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैंने सोचा अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल देता हूँ, ये जो ये वाली लाइन चल रही है इसकी अगर मैं इक्वेशन निकाल देता हूँ तो मेरा एल इन टर्म्स ऑफ सी आ तो जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ कैसे, टेंशन मत लो। देखो गाइस जो ये हमारा एक्स है इसको मैं क्या लिख चुका हूँ, सी ले चुका हूँ, एक तरह से ऐसे समझो ये एक्स एक्सिस नहीं रही है, ये सी एक्सिस बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो आइटम चल रहे हैं सारे सी के चल रहे हैं ना, सी 20 है यहाँ पे सी 110 है, एक तरह से समझो ये एक्स एक्सिस नहीं रही, ये सी एक्सिस बन चुकी है, और ऐसे ये वाई एक्सिस नहीं रही, ये एल एक्सिस बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो सारे आइटम वो एल है ना, लेंथ ये एल, ये लेंथ हमारी, ये भी एल हमारा लेंथ है, ओके। तो ये वाली एक तरह से ऐसे समझो ये सी एक्सिस है, ये एल एक्सिस है, एल एक्सिस है। अब मैंने सोचा अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमारा गॉड फादर फॉर्मूला के पास है, गॉड फादर फॉर्मूला क्या था हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इधर y क्या होता था, ये वाली y एक्सिस होती थी और x क्या होता था, हमारी x एक्सिस वाला x होता था, तो अब हम इधर क्या करेंगे, हमारी x एक्सिस और y एक्सिस जो है c एक्सिस और l एक्सिस है, तो x की जगह c लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह c लिख दूं, c माइनस x1 एंड ऐसे कैसे इज इक्वल टू y1 ऐसे कैसे लेंगे, और y की जगह क्या लिख दूंगा, y की जगह लिख दूंगा l, क्योंकि हमारी l एक्सिस बन चुकी है l माइनस y1, ओके। अब हमारा ये एक तरह का फॉर्मूला बन चुका है, तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा आने लगा एल इन टर्म्स ऑफ सी, ऐसे कुछ तो आ रहा है जो कि मैंने आपको समझाया था, एल इन टर्म्स ऑफ सी, एल यहाँ पे और सी यहाँ पे, एल जो है हमारा इन टर्म्स ऑफ सी आ रहा है देखो, और यहाँ पे देख लो हमारा क्या है, एल एल इस साइड है और सी इस साइड है, हम क्या करेंगे इस y1 को ना इस साइड ले लेंगे, एल इज इक्वल टू एम सी माइनस x1 ऐसे कैसे, और इस माइनस y1 को इधर ले लेंगे, प्लस का y1 हो जाएगा,
तो एल इन टर्म्स ऑफ सी नहीं आ गया, सी साइड आ रहा है। अब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, एल माइनस वाई वन। सबसे पहले हमारा जो गॉडफादर फॉर्मूला वही निकाल दूंगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब वाई माइनस वाई वन की जगह क्या लिखेंगे, एल माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम सी माइनस एक्स वन। अब ये जो मेरा फॉर्मूला आया है, इसमें मुझे y1 और x1 की वैल्यू डालनी है ना, x1 y1 की। x1 y1 होता क्या है, कोई भी एक पासिंग पॉइंट होता है लाइन का। आप चाहे ये वाला पासिंग पॉइंट डाल दो x1 y1, चाहे इसको डाल दो, चाहे x1 y1 इसको डाल दो, कोई भी एक पासिंग पॉइंट डाल सकते हैं। x1 y1 की वैल्यू तो इन दोनों पॉइंट से डाल देंगे, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा m तुम्हारा स्लोप होता है, स्लोप हम निकाल देंगे। जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम स्लोप निकाल देते हैं किसी भी लाइन का, तो स्लोप निकाल देते हैं यहाँ पे। m इज इक्वल टू क्या देगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या देगा, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 लेकर जो आपका मन करे। मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, इसको ले रहा हूँ x2 y2, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। तो डाल दो यहाँ पे वैल्यूज, क्या देंगे, y2 क्या है हमारा 125.134 माइनस y1 क्या है हमारा 124.942 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 क्या है 110 माइनस x1 क्या है हमारा 20। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 125 में से 125.134 में से 124.942 माइनस करो, ये आ जाएगा हमारा 0.192 आ जाएगा, 0.192। ओके, देन अपॉन में 110 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा 90। तो m की वैल्यू तो मेरी आ गई। एक बार मेरे को चेक करने दो, ये मैंने माइनस सही किया ना, सही है 0.192 जाएगा, सही है। m इज इक्वल टू वैल्यू, m इज इक्वल टू ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सारी यहाँ पे डाल दो, हमारा जो मैं फॉर्मूला था वर्ड वाला फॉर्मूला, l माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, डाल दो वैल्यूज। l तो ऐसे कैसे रहेगा माइनस वाई वन की कोई भी मैं x1 y1 ले लो, कोई भी x2 y2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो मैंने x1 y1 ये लिया तो इसको डाल देना, आप चाहे इसको डाल दो, इसको x1 y1 लेके इसको डाल दो, इस वाले फॉर्मूले में तो भी आंसर सेम आता है, चलिए नहीं किसी बात की। y1 क्या है, मैंने इसको लिया तो इसको डाल देता हूँ 124.942, देन बचा क्या हमारा इज इक्वल टू m की वैल्यू ये आ गई 0.192 अपॉन में 90, देन x थोड़ा यहाँ पे x ही है ना, कई बार ना दिमाग में आगे की सोचने लग जाता है, तो जो स्टेप लिख रहा होता है ना वही गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सी तो ऐसे कैसे माइनस x1 क्या है हमारा 20, तो ये हमारा आंसर वैसे इस चीज को इधर ले आते हैं, l इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 c माइनस 20 ऐसे कैसे, देन इस चीज को इधर ले आते हैं 124.942, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, निकल गया ना l इन टर्म्स ऑफ c। ये तो मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे पूछा है l इन टर्म्स ऑफ c, आ गया हमारा। तो क्वेश्चन 16 को कंप्लीट। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। कैमरा ऑन कर सकते हो, समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन समझ में आए इसके? यस सर। सो गए तुम, नींद तो नहीं यस आ रही? सर। अच्छा, अब ये है 3-4 क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क में कर लेना इसके, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें मेन चीजें वो यही है। तो स्वास्थ्य का वाइंड अप द क्लास, टाइम इज ओवर। लेटर जो शांति पाठ